अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो आपको टैक्स लॉज में अलाउड हैं, जो आप लेस कर सकते हैं टू कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट जिसके ऊपर आपने टैक्स देना है, और कैसे आप अपने टैक्स अमाउंट को कम कर सकते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जी, बड़ा हॉट टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी से आपने कोई रेंट हासिल किया है तो उसकी टैक्सेशन किस तरीके से होगी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखा करें ताकि आपको चीज़ों की अच्छी तरह क्लैरिटी आ जाए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं उसका जवाब आपको दिया करूँगा। तो प्रॉपर्टी इनकम जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो हिस्टोरिकल थोड़ा सा एक बैकग्राउंड कि प्रॉपर्टी इनकम में क्या क्या होता रहा है और अभी इसकी करंट जो हालत है वो किन चेंजेस के बाद यहाँ तक पहुँची है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसी तरह की और मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो बनाई वो आपको इजीली मिल जाया करे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना है कि सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 2013 में प्रॉपर्टी इनकम को फिक्स टैक्स रिजीम से नॉर्मल टैक्स रिजीम में ट्रांसफ़र किया गया था इंडिविजुअल और एओपीज और कंपनीज के लिए। फिक्स टैक्स रिजीम जो है जी कि उसके ऊपर एफबीआर फिक्स टैक्स अप्लाई कर देता है और उसमें कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह आप नहीं ले सकते। आपने कोई रेंट कलेक्शन में एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं या कोई भी आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकेंगे, इधर वो बिल्डिंग रिपेयर का है या आप कोई और लीगल नेचर का कोई एक्सपेंस आपने किया है या इंश्योरेंस वगैरह आपने करवाई हुई थी जिस प्रॉपर्टी से आप रेंट ले रहे हैं, तो उस तरह की एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको फिक्स टैक्स देना था और वही आपको फाइनल टैक्स होता था। तो 2013 में फाइनेंस एक्ट में ये चेंजेस करके इसको नॉर्मल टैक्स में ले आए थे। नॉर्मल टैक्स में ये होता है कि आप टोटल इनकम में से जो भी आपने रेंट एक साल का लिया है उसमें से आप जो उस के कलेक्शन के एक्सपेंसेस थे वो लेस कर सकते थे, जिसमें आपकी बिल्डिंग मेंटेनेंस आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाती है, लीगल नेचर का भी एक्सपेंस किया है या कोई इररिकवरेबल रेंट था किसी एक मंथ का या एक से ज़्यादा मंथ्स का, तो आप इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइनेंस एक्ट 2016 में इसको दोबारा से नॉर्मल टैक्स रिजीम से फिक्स टैक्स रिजीम में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वही सिनेरियो के फिक्स टैक्स रिजीम में आप टोटल इनकम जो आपने रेंटल इनकम ली है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। कोई एक्सपेंस की एडजस्टमेंट आप नहीं ले सकते। आपने जो ग्रॉस इनकम फ्रॉम रेंट हासिल की होती है उसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है। तो 2016 में इसको दोबारा से नॉर्मल टैक्स रिजीम में से फिक्स टैक्स रिजीम में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर इसके बाद ये फाइनेंस एक्ट 2019 में एक नई सेक्शन डाला गया, सेक्शन 7, और ये सब सेक्शन 7 डाला गया था 15A के अंदर, जिसने दोबारा से प्रॉपर्टी इनकम को ऑप्शन दे दिया था कि एक इंडिविजुअल या कंपनी ऑप्ट कर सकती है कि वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाना चाहती है प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड या फिक्स टैक्स रिजीम में जाना चाहती है। उसके लिए वो ऑप्ट कर सकते थे, उनके पास ऑप्शन ये दे दिया गया था। उसके लिए तरीकाकार यही था कि वो पहले एक एप्लीकेशन देते थे, अप्लाई करते थे उसके लिए और उनको एफबीआर अलाउ कर देता था, तो वो उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन करते थे। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये थी कि 4 मिलियन पर एनम से ज़्यादा अगर रेंटल इनकम है तो उस पर आप कर सकते थे। इसके बाद दोबारा फाइनेंस एक्ट 2020 आया जी, जिसमें 4 मिलियन की कंडीशन ख़त्म कर दी गई कि भाई आप कोई भी कितनी भी अमाउंट है रेंट की आप उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेट करके
पे कर सकते हैं। तो ये अभी जो करंट हालत है इसकी प्रॉपर्टी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी की, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही ट्रीट होती है। यानी आप इसके ऊपर टोटल ग्रॉस रेंट जो है उसमें से एक्सपेंसेस आप लेस करते हैं। कुछ टैक्सेस इसमें से एक जो एक्सपेंस है FPR ने फिक्स किया हुआ है वो है जी 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेंट जो है आप बिल्डिंग मेंटेनेंस में आप अलाउ कर दिया है FPR ने कि आप बिल्डिंग मेंटेनेंस के मद में आपने अगर एक्सपेंस किया है तो अप टू 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेंट आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये अभी करंट जो हालत है इसकी वो नॉर्मल टैक्स रिजीम ही टैक्सेशन होती है इसकी। अब रेंट क्या चीज़ है जी कि रेंट की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है। इसमें वो लिखते हैं जी कि रेंट रिसीव या रिसीवेबल एक साल के अंदर जो आपका है अदर देन एग्जेम्प्ट रेंट, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एग्जेम्प्ट हो, तो वो जो भी जितना भी कलेक्शन होगी रेंट की मद में कलेक्शन हो चुकी है या कलेक्शन होने वाली है एक साल की, तो वो आपका रेंटल इनकम कंसिडर होगा। ठीक है जी। रेंट इसमें रेंट मींस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, जो भी आपने किसी को यूज के लिए बिल्डिंग दी हुई है, इसमें राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग है। और इसमें अगर कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट भी है, आपने कोई कंडीशन रखी हुई थी जी कि आपने अगर ये वायलेशन की या आपने कोई बिल्डिंग के हिस्से को डैमेज किया तो हम आप पे इतनी पेनल्टी लगाएंगे, तो वो फॉरफिटेड डिपॉजिट आपने वो भी रेंट की मद में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है जी कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 रेंट रिसीव्ड और रिसीव्ड बाय पर्सन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड कम है तो टैक्स पर्पसेस के लिए जो टैक्स की वैल्यू कंसिडर होगी वो फेयर मार्केट रेंट कंसिडर होगी। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक 5 मरले घर का रेंट चल रहा है उसी हिसाब से मिनिमम अमाउंट कंसिडर की जाएगी। ऐसे नहीं है कि एक जगह पे एक 5 मरले के घर का जो रेंट है वो 30,000 है और आप जो है वो 10,000 उसका रेंटल इनकम कंसिडर करके उसमें टैक्स कैलकुलेशन कर ले, तो ऐसा FBR ने अलाउ नहीं किया। इसी के साथ एक सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन नेक्स्ट 5 है, जिसमें इन्होंने कहा जी कि ये सबसेक्शन 4 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। फेयर मार्केट वैल्यू रेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होगा अगर जो फेयर मार्केट रेंट है वो जो रेंट देने वाला बंदा है, लेसी जो है, उसकी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड सैलरी है, तो वो सब सेक्शन 4 जो है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये इससे पहले वाला जो सेक्शन हमने अभी रीड किया था ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है जी एक्सक्लूजन्स क्या है जो कि इस सेक्शन में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। उसमें फर्स्ट है जी कि आपने अगर प्लांट एंड ऐसी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल हुआ है, तो उसका जो रेंट आप कंबाइंड रेंट हासिल करेंगे वो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगा, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ट्रीट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट एक्सक्लूजन है कि आपने अगर बिल्डिंग ऐसी रेंट पे दी हुई है जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल है, तो वो आप जो है उसको अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है जी कि अगर आपने बिल्डिंग रेंट में देने के अलावा एमिनिटीज भी प्रोवाइड की हुई हैं, यूटिलिटीज भी दी हुई हैं जो कि रेंट के साथ इंक्लूडेड है, तो वो इस तरह की सिचुएशन में ये जो एमिनिटीज और यूटिलिटीज होंगी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर होंगी। 2 एक्सक्लूजन थी यही इसके में। इसमें एक बिल्डिंग आपने ऐसी रेंट पे दी है जो मशीनरी इंस्टॉल है उसके अंदर, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। और नेक्स्ट ये थी कि अगर आपने एमिनिटीज और यूटिलिटीज भी उनका भी रेंट आप ले रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये 2 कंडीशन डिस्कस कर लें। नेक्स्ट है जी सेक्शन 15A।
जिसमें हाँ डिस्कस की गई हैं डिडक्शंस जो आपको अलाउ हैं टैक्सेबल इनकम कंसिडर कैलकुलेट करने के लिए कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी इनकम के ऊपर आपने टैक्स देना है, उसमें डिडक्शंस भी अलाउ हैं। तो वो सारी डिडक्शंस इस सेक्शन 15A में डिस्कस की गई हैं। सबसे पहली कंडीशन है जी बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड, बिल्डिंग रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो वो आपको FBR उसका 1/5% यानी 20% जो है आप टोटल रेंट का, टोटल ग्रॉस रेंट का 20% तक आपको डिडक्शन अलाउ करता है। FBR आईरिस के ऊपर ये जो एक्सपेंस वाला पोर्शन है ये फिक्स्ड है, वहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे ही आप रेंट की अमाउंट वहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये आपको फिक्स 1/5 एक्सपेंस डाल देता है। इधर आपने इतना एक्सपेंस किया है या नहीं किया है, आपको ये एक्सपेंस अलाउ हो जाता है, उसको एडिट नहीं कर सकते, वहाँ पे ये सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड है। ये सारी प्रॉपर्टी इनकम के जो भी लॉज हैं डिस्कस करने के बाद हम एक्चुअली आईरिस के ऊपर भी जाकर देखेंगे कि इसकी रिटर्न जो हम कैसे फाइल करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होगी। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट है जी एनी प्रीमियम पेड, आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है बिल्डिंग की, रिस्क इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसका, तो वो भी आप एज एक्सपेंस अलाउ है, आप उसमें एक्सपेंस को लेस करेंगे प्रॉपर्टी इनकम की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है जी जो भी आपने लोकल टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्सेस में आ जाता है, आपने अगर दिया है या इसके अलावा और कोई लोकल अथॉरिटी का टैक्स है जिसमें म्यूनिसिपल के टैक्सेस होते हैं या एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों के टैक्सेस होते हैं, वो आपने बिल्डिंग से रिलेटेड दिए हुए हैं तो वो भी आपको अलाउड है, वो भी आप अपनी ग्रॉस इनकम में से लेस करेंगे। नेक्स्ट है जी ग्राउंड रेंट, अगर आपने दिया है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्राउंड रेंट चार्ज करती है फेडरल में आपके पास जो भी लैंड एरिया है उसके हिसाब से, तो वो भी आप एज एक्सपेंस अपने ग्रॉस रेंट में से लेस करेंगे। तो ये 3/4 एक्सपेंसेस हैं जो अभी अब तक हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे आप रेंट टैक्सेबल रेंट कैलकुलेट करने के लिए इन एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। नेक्स्ट है जी आपने अगर कोई लोन लेके या बिल्डिंग को मॉर्गेज करके कोई कर्जा लिया हुआ है जो कि कनेक्टेड है इस प्रॉपर्टी के साथ जिसका आप रेंट ले रहे हैं, तो वो वाला जो एक्सपेंस होगा वो भी आप अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने में से लेस करेंगे। आपने इंटरेस्ट पे करना है हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह के से रिलेटेड, तो वो आप उसको एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम योर टोटल ग्रॉस रेंटल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है जी अगर आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस वालों से है लोन लेके कोई घर बनाया है या और कोई स्केड्यूल बैंक से लोन लेके अंडर द स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग द रेंट आपने लेके लोन लेके बिल्डिंग बनाई है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो भी आप लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो अमाउंट है वो इस तरह से कैलकुलेट होगी कि जो आपने टोटल पेमेंट की है वो आप ग्रॉस अमाउंट नहीं लेस कर सकते, उसमें से जो आपकी इंटरेस्ट कीमत में जा रही होगी वैल्यू जो कि आपकी कैपिटल के अगेंस्ट सेटल नहीं हो सकती। एक तो यूनिट परचेज होता है, यूनिट परचेज के अलावा जो वैल्यू होगी वो आप लेस कर सकते हैं। जहाँ पे ये फिगर पॉइंट लिख दिया गया है कि एक्सक्लूडिंग द रेंट ऑफ कैपिटल इफ एनी from the property paid or payable by the person to the said corporation or the bank in the year under the scheme। तो ये आप जो यूनिट परचेज के अगेंस्ट पेमेंट जा रही होगी सेटल हो रही होगी वो आप लेस नहीं कर सकते, जो आपका एक्सपेंस जा रहा होगा रेंट एक्सपेंस उस अमाउंट को आप लेस कर सकते हैं।
बैंक से जो लोन लिया जाता है, जब आप घर बनाने के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उसमें एक स्कीम होती है जिसमें बैंक आपके जितनी भी लोन होता है उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करता है, और इंस्टॉलमेंट के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है जी रेंट के अगेंस्ट सेटलमेंट, कि आप बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपने रेंट देना है, और प्लस एक वैल्यू ऐसी होती है जो आपकी जो यूनिट वैल्यू जो आपकी कैपिटल के अगेंस्ट सेटल हो रही होती है। लेट्स सपोज आपने 10,000 का लोन लिया है तो 10,000 आपने बैंक को वापस नहीं करना, बैंक को आपने इससे ऊपर अमाउंट देनी होगी। लेट्स सपोज कि बैंक ने जो रिकवरी के लिए अमाउंट डाली जो आपने बैंक को वापस करनी है वो 15,000 की है, तो वो 5,000 अबव वाली जो अमाउंट है और प्लस ये 10,000 जो ओरिजिनल कैपिटल की अमाउंट है, इन दोनों को कंबाइन करके उसको डिवाइड करके बैंक एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बना देता है आपको। अब इंस्टॉलमेंट में दो पोर्शन होते हैं, एक वो 5,000 वाली अमाउंट जो आपके रेंट के अगेंस्ट जा रही है वो आपका एक्सपेंस होता है, और जो 10,000 की अमाउंट रिकवर हो रही होती है वो आपकी यूनिट परचेज हो रही होती है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वो कैपिटल वैल्यू आपकी कंसिडर होती है। तो इसमें जो 5,000 वाली जो अमाउंट का पोर्शन है वो जो आपकी इंस्टॉलमेंट में होगा वो आप एज एक्सपेंस अपने प्रॉपर्टी इनकम में से सेटल कर सकते हैं जब आप अपनी टैक्सेबल रेंट इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये उस सिचुएशन में होगा कि आपने कोई बैंक से लोन लेके या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से लोन लेके आपने फर्दर बिल्डिंग बनाई और वो बिल्डिंग आपने रेंट पे दे दी। तो इस सिचुएशन में आपकी ये होगा कि आपका जो रेंटल वैल्यू होगी उसका जो वो पोर्शन जो आपका एक्सपेंस का पोर्शन है जो कैपिटल के अगेंस्ट सेटल नहीं हो रहा वो आप लेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अगर आपने बिल्डिंग को मॉर्गेज कराया हुआ है, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग को मॉर्गेज कराया हुआ है, तो उस केस में भी आप अगर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे या प्रॉफिट पे कर रहे होंगे वो अमाउंट भी आप लेस कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है जी, आपने बिल्डिंग के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे किए हैं और या उस रेंट कलेक्शन चार्जेस पे किए हैं वो भी आप लेस कर लेंगे। आपने कोई कलेक्टिंग एजेंट रखा हुआ है आगे और उसको भी आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो वाले एक्सपेंस भी आप लेस कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कैप भी है कि वो 4% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने ज़्यादा एक्सपेंस किए हैं तो वो आपको डिसअलाउ होंगे। आप अप टू 4% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट लेस कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या रेंट कलेक्शन चार्जेस की मद में। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लीगल एक्सपेंस आपने कोई किया है, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ऐसा केस था जिसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो आपने जो लीगल एक्सपेंस किया होगा वो भी आप लेस कर सकते हैं। आपने कोई कोर्ट फी दी है, लॉयर को पेमेंट की है, वो वाला एक्सपेंस आप लेस करेंगे टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अगर आपका कोई रेंट इररिकवरेबल है, जो आप रेंट नहीं ले सकते, आप अपने लसी से, अपने किराएदार से आप कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, तो वो भी आप लेस कर सकेंगे। लेकिन इसके ऊपर 3 फर्दर कंडीशंस हैं कि जो आपने कोई रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए आप ये बिलीव कराने के लिए कि आप वाकई ही ये रेंट नहीं ले सकेंगे। तो उसके लिए आपने ये 3 फर्दर कंडीशंस भी हैं, ये भी आपने इनको भी पूरा करना है। अगर ये तीनों कंडीशंस भी पूरी हो रही हो तो आप ऐसा कोई रेंट जो आप रिकवर नहीं कर सकते तो वो भी आप अपनी टैक्सेबल इनकम ऑन प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी आप उसमें से लेस कर सकेंगे। इसमें पहला सब पॉइंट है जी कि आपने ऐसे कदम उठा लिए हों कि आपने जो आपका किराएदार है आपने उसको निकाल दिया है या उसको निकालने के लिए कार्रवाई आपने स्टार्ट कर दी है, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और फर्दर सेकंड कंडीशन ये है जी कि आपने लीगल प्रोसीडिंग्स जो आपका किराएदार है उसके अगेंस्ट आपने स्टार्ट कर दी हो रिकवरी ऑफ रेंट के लिए। और लास्ट कंडीशन ये है कि ये वाला इररिकवरेबल रेंट की जो अमाउंट है वो आपने अपने रेंट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड कर ली थी और इसके ऊपर टैक्स भी पे कर दिया गया था।
तो ये इस कंडीशन से ये क्लियर होता है कि ये जो इररिकवरेबल रेंट है ये आपका प्रोबेबली लास्ट ईयर या उससे भी प्रीवियस ईयर का हो सकता है, कि आपका कोई रिकवरेबल रिसीवेबल रेंट था जो आपने अपनी टैक्सेबल इनकम में कंसिडर करके उस साल में टैक्स उसके ऊपर दे दिया था, लेकिन बाद में ये हुआ कि वो आपको पैसे नहीं मिले, तो वो आपका इररिकवरेबल रेंट हो गया और वो अमाउंट आप लेस कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने जो अपना टेनेंट है उसको निकाल दिया होना चाहिए, और वो जो रिकवरेबल रेंट है उसके लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी आपने स्टार्ट की होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस पूरी हो तो आप वो इररिकवरेबल रेंट जो आप नहीं ले सकते अपने टेनेंट से, उसको आप एज एक्सपेंस क्लेम कर सकेंगे टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है जी अलाउड एक्सपेंसेस में रिवर्स। कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिनमें आपको एक एक्सपेंस अलाउ हुआ था वो एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, यानी आपने अपनी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रेंट आपने कैलकुलेट की थी, जिसमें आपने कुछ एक्सपेंसेस लेस किए थे, वो एक्सपेंसेस ये सिचुएशन होंगी तो वो रिवर्स हो जाएगा। देखते हैं ये कौन सी कंडीशन है जी। फर्स्ट कंडीशन है जी कि आपने एक इररिकवरेबल रेंट क्लेम किया था एक टैक्स ईयर में, कि आपका लास्ट ईयर का जो रेंट है वो आपको नहीं मिला, तो आपने एज एक्सपेंस क्लेम कर लिया था और वो बाद में आपको रिसीव हो गया, तो वो वाला जो इररिकवरेबल रेंट जो आपने एक्सपेंस क्लेम किया था वो रिवर्स हो जाएगा और दोबारा से आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया था जो कि आपने पे नहीं किया था, आपका पेएबल था, तो वो नेक्स्ट कंसेक्टिव 3 इयर्स में आपने वो एक्सपेंस अगर पे नहीं किया तो वो आपकी जो लायबिलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी और आपकी टैक्सेबल इनकम जो आपने रिड्यूस की थी एज एक्सपेंस क्लेम करके, वो दोबारा से आपकी रेंट टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके लिए कंडीशन 3 साल की है, 3 साल के अंदर अंदर आपने पे कर दिया तो वो ओके हो गया, अदरवाइज वो दोबारा से आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि आपने प्रीवियस पॉइंट में अगर कोई एक्सपेंस था जो आपकी लायबिलिटी आपने क्रिएट की हुई थी और आपने पे नहीं की थी 3 साल तक और वो आपको डिसअलाउ हो गई, अगर वो लायबिलिटी आप पे कर दें, दोबारा से आपने पे कर दी, तो वो दोबारा से आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, दोबारा से आपकी रेंट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम जो है उसमें दोबारा से आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। अगर आपने 3 साल बाद लायबिलिटी को पे कर दिया, अगर 3 साल होने पे आपने पे नहीं किया हुआ तो वो आपको दोबारा से डिसअलाउ होगा, और 3 साल के बाद अगर आपने वही लायबिलिटी जो आपने पे करनी थी और किसी वजह से नहीं पे कर सके, वो अगर आपने पे कर दी तो वो दोबारा से आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, वो आप दोबारा से अपनी इनकम में से लेस कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अगर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रेंट आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया है तो वो किसी और हेड ऑफ अकाउंट के अंदर आप उसको दोबारा से एज एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकेंगे। आपने कोई बिजनेस, आप कोई बिजनेसमैन है अगर फॉर एग्जांपल, और आपने एक बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दी हुई है, ओके जी, हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड टैक्सेशन किस तरीके से होती है और आप कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने में से लेस कर सकते हैं और अपने टैक्स की अमाउंट को कम कर सकते हैं। आई होप मैंने चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हैं। कोई चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ जल्दी में, या कोई फर्दर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इसी तरह की टैक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।